अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो ज़रा हटके है। आज हम किसी इन्वायरमेंटल इशू पे कोई सकील सी डिस्कशन नहीं करने जा रहे, बल्कि आज हम आपको गिलगित बल्तिस्तान की एक दूर अफ्तादा और खूबसूरत वादी में लेके जा रहे हैं, जो उसके मरकजी शहरों स्कर्दू और शिगर से काफ़ी दूर वाक़ है, और इसका नाम है अरंदू। ये गांव या वादी जो कराक्रम के पहाड़ों में बहुत अंदर करके वाक़ है, मौसम सर्मा में कैसा लगता है। और साथ साथ चोगोलुग्मा ग्लेशियर में एक इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन या ग्लेशियर केव्स के बारे में भी बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अरंदू का गांव डिस्ट्रिक्ट शिगर में भाषा वैली में कराक्रम के पहाड़ों में घिरा हुआ एक दूर अफ्तादा गांव है। बुनियादी तौर पे ये एक हाई अल्टीट्यूडनल विलेज है और ये सेंट्रल कराक्रम नेशनल पार्क की एक अहम वैली है। ये स्कर्दू से 170 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुंचने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं, और सिर्फ 4x4 गाड़ियां यहाँ के दुश्वार गुजार रास्तों के लिए मौजूद है। अरंदू का गांव सतह समुंदर से 11,000 फीट बुलंद है और यहाँ के आइकॉनिक या मस्ट सी प्लेसेस में यहाँ पे चोगोलुग्मा ग्लेशियर और स्पार्टिक पहाड़ है। चोगोलुग्मा ग्लेशियर 285 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला पाकिस्तान का छठा बड़ा ग्लेशियर है, और स्पार्टिक 7,027 मीटर या 23,000 फीट बुलंद एक मशहूर चोटी है। अरंदू का गांव अपनी दिलकशी, कुदरती मनाजिर और खूबसूरती में बेमिसाल है। यहाँ का माहौल मिलावट से पाक है। अभी भी अगर आप एक टिपिकल बल्ती विलेज ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो अरंदू एक बेहतरीन मुकाम है। तो हम बात करते हैं चोगोलुग्मा ग्लेशियर की। चोगोलुग्मा ग्लेशियर अरंदू विलेज में वाक़ है। ये ग्लेशियर किसी जमाने में गांव के बहुत करीब था। गांव वाले बताते हैं ये ग्लेशियर इतना बुलंद था कि सूरज गांव में जल्दी गुरूब हो जाता था, और ये गांव के इतने करीब था कि करीब खेतों में काम करने वाले लोग जो गर्मियों में खेतों में काम करते थे, तो वहां के किसान या वहां की कम्युनिटी तो ग्लेशियर से बर्फ तोड़ के पानी ठंडा करती थी। लेकिन ग्लेशियर की रिसीडिंग, इसकी मेल्टिंग की वजह से अब ये गांव से कम 2 किलोमीटर दूर, या अगर आप वॉक या ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको 40 मिनट लगेंगे गांव से ग्लेशियर तक पहुंचने में। चोगोलुग्मा ग्लेशियर में 1 से ज़ायद ग्लेशियर केव्स हैं। These caves look amazing and insane from inside, like a glass sculpture. You will feel that you are in a movie, लेकिन उसके अंदर आपको इंतहाई ठंड भी लगेगी। तो दोस्तों, ग्लेशियर केव्स बेसिकली दे आर लाइक CGI. They often look remarkably alike because the natural surreal and almost alien beauty of these ice structure can surpass what is imagined in a fantasy film, making them look artificial or too perfect. अब हम बात करते हैं कि ये ग्लेशियर केव्स बनती कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। ग्लेशियर केव्स वो केव्स होती हैं जो ग्लेशियर की बर्फ में बनती हैं। इनको अक्सर आइस केव्स भी कहा जाता है। ज्यादातर ग्लेशियर की गारें पानी की वजह से बनती हैं जो ग्लेशियर के अंदर या नीचे बहता है। ऐसा भी होता है ग्लेशियर और पानी के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आइस मेल्टिंग होती है, और गार की सूरत में एक एयर फिल्ड कैविटी क्रिएट हो जाती है। ये अमल सॉलिफ्लेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जो एक जियोलॉजिकल एक्टिविटी है जिसमें मिट्टी और बर्फ पानी के असर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ सरक जाती है। एयर मूवमेंट, गर्मियों में मेल्टिंग और सर्दियों में सब्लिमेशन की वजह से भी केव्स में तोसी या इनलार्जमेंट हो सकती है। कुछ ग्लेशियर केव्स ज़ेरे ज़मीन हीट या जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से भी बनती है। ये ग्लेशियर की मेल्टिंग और मूवमेंट की वजह से इंतहाई अनस्टेबल होती हैं। ये बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। इन गारों की स्टडी को ग्लेशियोस्पेलियोलॉजी भी कहते हैं। नेशनल जियोग्राफिक के 2024 में छपने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक ये केव्स क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़े इंडिकेटर है, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से ये अंदर से खोखले हो जाते हैं। इस आर्टिकल के बकौल ये केव्स ग्लेशियर्स के लिए एक कैंसर की तरह हैं जो ग्लेशियर्स को अंदर से खा रही है। अगर हम ये समझें कि ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो अब हम इन ग्लेशियर्स को बचाने के लिए और इन ग्लेशियर में इस तरह की जो गारें हैं, आइस केव्स या ग्लेशियर्स केव्स, वो न बने, तो क्या हम कर सकते हैं। दोस्तों, एक तो बात ये है कि क्लाइमेट चेंज का आज का फिनोमेना एक ग्लोबल फिनोमेना है, जिसमें शायद एक इंडिविजुअल, एक मुल्क, पाकिस्तान बाहैसियत एक मुल्क बहुत कम किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि
آپ کے گلیشیئر زیادہ تر گلگت بلتستان میں ہیں اور آپ کے آس پاس چائنا اور انڈیا جیسی بڑی اکانومیز ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز کے اوپر ان کے پولوشن کا امپیکٹ کافی زیادہ ہے۔ اگر گلوبل لیول پہ اس طرح کی سرگرمی ہوتی ہے کہ ایمیشنز کو ہم کم کریں تو اس کی وجہ سے تو شاید ہم گلیشیئرز کا کچھ بچاؤ کر سکیں، ادروائز تو یہی لگتا ہے گلیشیئرز کا پگھلاؤ جاری رہے گا۔ اب تو بہت ساری سٹڈیز یہی کہتی ہیں کہ اس صدی کے اختتام تک ہم 70 سے 80% جو گلیشیئرز ہیں وہ زیادہ تر میلٹ ہو جائیں گی، وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی۔ یہ تو ہوگی گلوبل فینامنا، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوکلائزڈ ہیں، جو ہم خود کر سکتے ہیں۔ مثلاً درختوں کی کٹائی کو کم کرنا، ڈیفارسٹریشن کو روکنا، مزید درخت لگانا۔ ارندو ولیج کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر جونیپر کو گھروں میں ہیٹنگ کے لیے جلانا یا کوکنگ کے لیے استعمال کرنا ایک عام عمل ہے۔ تو اس جلنے کی وجہ سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے وہ بلیک کاربن کی صورت میں ان گلیشیئرز کے اوپر جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گلیشیئرز کی میلٹنگ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم پہلے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ گلیشیئرز تقریباً جو چوگولگما گلیشیئر ہے اس کی لمبائی میں 2 کلومیٹر کے قریب کمی واقع ہو چکی ہے۔ تو جو 2 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اگر آپ خود بھی وہاں پہ جائیں دیکھیں تو وہاں پہ اب خود راؤ، ولو اور سی بکتھور پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی زمین کافی زرخیز ہے جو گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے نکل آئی ہے۔ تو وہاں پہ ہم کم سے کم شاید 5 سے 60 ہزار کے قریب پودے اور مزید لگا سکتے ہیں۔ اور وہاں کی کمیونٹی کو چاہیے کہ صرف لگانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کو بچانا بھی ہے، اس کو فینسنگ کریں، اس کو بھیڑ بکریوں اور مال مویشیوں سے محفوظ رکھیں، تو تب بھی شاید ہم کچھ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آئس کیوز پر زیادہ تر تحقیق نہیں ہوئی۔ ہمیں چاہیے کہ اس انوکھے زیر زمین دنیا کو سمجھیں، اپنے واٹر ریسورسز اور اپنے گلیشیئر ریزروز کو ہم محفوظ رکھیں۔ اس حوالے سے EVK2CNR ایک اٹیلین ادارہ وہاں پہ ایک وسیع پیمانے پہ گلیشیئر کی ریسرچ کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے وہاں پہ 5 سے 6 آٹومیٹک ویدر اسٹیشن لگائے ہیں۔ تو امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمارے پاس کافی سارا ڈیٹا ہوگا جس کو اینالائز کر کے ہم سمجھ پائیں گے کہ یہاں پر گلیشیئر کے پگھلاؤ، میلٹنگ یا ریسیڈنگ کے محرکات کیا ہیں۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔